everyone, this is Riya Lakhera, your biology tutor. So, आगे हमारा लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर में बचा है वो है कि हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ना है एंड लास्टली हमें एक्सक्रीशन को पढ़ के इस चैप्टर को वाइंड अप कर देना है. तो हमारा ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर बस 1 या 2 लेक्चर दूर है, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. तो आइए चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने जो ट्रांसपोर्ट देखा अपने ह्यूमन बींग्स में देखा, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी ना. ब्लड देख लिया, ब्लड वेसल देख ली, और क्या देख लिया था हमने, हार्ट देख लिया था जो पंपिंग ऑर्गन था. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्लांट्स में भी यूज़ होते हैं. सो for plants, soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. तो यहाँ पे ले चलते हैं अपन को फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखा था, उसमें हमने जो 4 न्यूट्रिएंट्स थे जो हमें सॉइल से मिल रहे थे, जो प्लांट्स ले रहा था फॉर फोटोसिंथेसिस, वो क्या था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम. ये चीज़ हमने देखी थी ना. ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में मेंशन भी किए थे कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से प्लांट लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे हम ये लाइन देख सकते हैं, फॉर प्लांट सॉइल इज द नियरेस्ट and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. To transport these substances over large distance, a new system of transport needs to be developed. तो हमने CO2 को देखा था कि CO2 समथिंग ऑन दी अदर डिफ्यूजन से भी प्लांट इनटेक कर रहा था. अगर थोड़ी बहुत जगह पे अगर छोटे डिस्टेंसेस है, अगर स्मॉल डिस्टेंसेस पे चीज़ें पहुंचानी है तो हम उसको डिफ्यूजन से पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वहीं अगर जब बिग बिग ट्रीज़ आ जाएंगे, टॉल ट्रीज़ की बात करेंगे, तो टॉल ट्रीज़ में ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा ये मैकेनिज़्म किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का. तो वहाँ पे हम किसकी यूज़ करते हैं, हम इस ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है जो प्लांट्स में डेवलप होता है उसकी यूज़ करके हम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करवा पाते हैं. ठीक है, मतलब अगर स्मॉल डिस्टेंस पे होगा तो क्या, सिंपल डिफ्यूजन जैसे CO2 हमारा स्टोमेटा एंड ऑल से आ रहा था उससे कर सकते हैं. और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में अभी हम पढ़ेंगे वो हमें यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, एनर्जी नीड्स of a living also differs, but why do plants need less energy? हमें तो पता है कि साइज के हिसाब से, सपोज अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, कैसा है ऑर्गेनिज्म, अगर स्मॉल है तो उसको एनर्जी भी लेस लगेगी, है ना. स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए लेस एनर्जी लगेगी, और वही कोई भारी भरकम बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी. तो एनर्जी नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑल्सो डिफर्स. लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट्स को लेस एनर्जी लगती है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसका. तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर नीचे दिया हुआ है. एज प्लांट्स डू नॉट मूव एंड हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, therefore they have low energy demands and can use relatively slow transport system. जो प्लांट्स है उसमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं. जैसे हमने 9th में देखा था ना कॉर्क के बारे में. कॉर्क क्या था, एक डेड था, मतलब जो बार्क का डेड पार्ट होता है उसको हम कॉर्क कहते हैं, है ना. तो ऐसे कुछ कुछ जो डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स के वो बहुत सारे होते हैं, और इसीलिए इसमें जो है लो एनर्जी डिमांड्स होती है, और इसको कहीं चल के भी नहीं जाना, ये तो एकदम एक जगह पर अटैच्ड होता है ना, अटैच्ड होता है एक प्लांट, तो उसको ना चल के जाना है तो वो एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करता है. ठीक है, एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स. अच्छा, हमने देखा था कि जब ग्लूकोज को तोड़ रहे थे, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही थी तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, है ना, एनर्जी रिलीज हो रही थी. तो यहाँ जो लीव्स है, लीव्स में से एनर्जी मिलती है हमको, और जो रॉ मटेरियल्स है वो किससे मिलते हैं, रूट से मिलते हैं. तो रॉ मटेरियल रूट से मिलते हैं, तो हमने कौन कौन से देखे थे, एक तो हमारा वाटर हो गया था, H2O हो गया था.
ठीक है, वाटर, और हमने देखे थे ना अभी मिनरल्स जो हमें मिल रहे थे रूट से, ये जो है ये रॉ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, रूट से मिलते हैं। और एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है बच्चों, एनर्जी हमको मिलती है अपने कहाँ से, लीव्स से मिलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट की प्लांट्स की अब हम डिटेल्ड में देखेंगे कि क्या क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट के सिस्टम। ठीक है, तो जो चीज़ किसी को कंडक्ट करा रही है, जैसे हमने ब्लड में देखा था कि ब्लड को हम क्या बोल रहे थे, वैस्कुलर टिश्यू बोल रहे थे ना, वैस्कुलर टिश्यू बोल रहे थे या कंडक्टिंग टिश्यू कह सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को अपने अंदर लेके उसको कंडक्ट कर रहा था। सपोज कहीं पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू हो रहा था। ऐसे ही जो कंडक्टिंग टिश्यू है तो वो प्लांट्स में कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। अच्छा, आप अब मुझे याद करके बताएंगे हमने जाइलम कहाँ देखा था, इसी हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं हमने जाइलम का कहीं वर्ड यूज़ किया था, याद करिए कहाँ पे, जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया था। ठीक है, जाइलम का देख लेते हैं। जाइलम इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड हैव यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट मतलब क्या, मतलब कि जो रूट्स है प्लांट्स में, रूट से वाटर अब्जॉर्ब होता है, तो रूट से जो वाटर अब्जॉर्ब होगा तो रूट से लीव्स तक और बाकी जो स्टेम एंड ऑल अदर पार्ट्स है वहाँ से रूट से वाटर पहुँचता है। ठीक है, तो ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो गया, अपवर्ड सेंस में ही वाटर सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम का काम क्या था, जाइलम का काम था वाटर्स और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाना फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम प्रोनाउंसिएशन करो, फ्लोएम, फ से आ रहा है ना, फ से फ्लोएम, फ से फूड, मतलब इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक एंड हैव बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। अब हमने इधर पे सोर्स से सिंक क्यों बोला, हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली रूट्स से लीव्स या लीव्स से रूट और अदर पार्ट्स पे क्यों नहीं बोला, क्योंकि सोर्स वो जगह है जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी है या फिर फूड बन रहा है। अवेलेबिलिटी या बनने का मतलब क्या, जहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है, सपोज जो स्टोर हो जाता है रूट्स में, स्टेम में, वहाँ से भी तो ट्रांसपोर्ट होता है। और जो लीव्स है, लीव्स में जहाँ से फूड बनता है वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए द फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सिंक का मतलब क्या, जहाँ पे फूड की ज़रूरत है। ठीक है, सोर्स मतलब जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी है, सिंक मतलब जहाँ पे फूड की ज़रूरत है। ठीक है, जाइलम के बारे में देख लेते हैं डिटेल में कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स, plant parts is carried out by xylem. In xylem tissue, vessels and tracheids are interconnected to form a continuous system of water conducting channels. अब ये क्या कह रहा है, जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, ब्लड के जैसे कंपोनेंट्स थे इतने सारे, और वैसे ही यहाँ जाइलम में भी 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं, 1 2 3 4। उस पे पहला तो यही आ जाता है वेसल्स, मतलब ट्यूब्स थे, बड़े बड़े सिलेंड्रिकल ऐसे ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है ट्रकीड्स, बाकी के 2 नाम क्लास 11th में हम इसका एक डिटेल्ड जो चैप्टर आता है एनाटॉमी करके, उसमें इसका पूरा दिया हुआ होता है। तीसरा पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के। तो अभी हमें सिर्फ 2 के बारे में बोला है, बाकी 2 को हम कहाँ पे 11th क्लास में स्टडी करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो वेसल्स और ट्रकीड्स क्या है, देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम भी लेके आया है, यहाँ पे इसको जूम कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये ट्रकीड्स दिखा रहा है एलोंगेटेड, ये देखिए इसके जो एंड्स है वो कैसा है, फ्यूजिफॉर्म शेप्ड का है। ठीक है, और ये जो थोड़ा चौड़ाई में है ये वेसल्स है।
ठीक है, मतलब बड़े वाले जो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है वो क्या है, वेसल्स है, एंड जो नैरो है लेकिन इसकी टेपरिंग एंड्स है वो क्या है, ट्रकीड्स है। और इसमें बोला कि इंटरकनेक्टेड प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जाइलम फाइबर्स है जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए थे। ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ये ट्रकीड्स है और ये जाइलम वेसल्स है। तो देखिए वेसल्स भी कनेक्टेड है ये, और ये ट्रकीड्स में भी आपस में ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये होता है, और ऐसे ऐसे जो है ट्रकीड्स कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये फ्यूजिफॉर्म है ना। तो अब यहाँ से जब नेक्स्ट ट्रकीड आ जाएगा तो वो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ट्रकीड्स कनेक्ट होते हैं, एंड ऐसे में वेसल मेंबर ऐसे परफोरेशंस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनके बीच में ऐसे ना परफोरेशंस होते हैं, और एक एक जो है वो वेसल मेंबर कहलाता है, और पूरा जब जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है, वेसल कहलाता है, ठीक है। तो ये है जाइलम का डायग्राम, जाइलम, वेसल्स और ट्रकीड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या देख लिया, हमने वेसल देख ली, ठीक है, वेसल्स देख लिए, ट्रकीड्स देख लिए, ठीक है। ऐसे समझने में, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाटर कंडक्टिंग चैनल्स है, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब है हाउ द वाटर मूव्स इनटू द रूट्स। अब रूट्स में जो है वाटर कैसे, अब सॉइल में तो प्रेजेंट है वाटर, रूट से आता है, लेकिन कैसे आता है यही बस नहीं समझ में आता है। At roots, the cell in contact of soil actively take up ions, creating a difference in concentration of these ions. ठीक है, मतलब जो सेल्स है, जो प्लांट के रूट्स में जो सेल्स प्रेजेंट है, जो सॉइल के कांटेक्ट में है, वो एक्टिवली क्या होते हैं, आयंस को टेक करते हैं। मतलब एक्टिवली मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब के ऑपोजिट में जो है वो लेते हैं आयंस को, then creating a difference in concentration of these ions. Water therefore moves into the soil to eliminate, moves into the soil नहीं, इसका correction कर लेना, moves into the roots from the soil, moves into the roots from the soil to eliminate the difference। मतलब यही जो concentration ions की जो difference आई है ना, इसको eliminate करने के लिए जो water है वो move करता है from soils to roots। अब ये जो है, ये जो मैकेनिज्म है, टॉल ट्रीज में तो नहीं चलेगा। जहाँ टॉल ट्रीज है लाइक कोकोनट ट्री, जो उसमें ऊपर तक के पार्ट्स है, उस तक वाटर ऐसे तो नहीं पहुंच पाएगा कि जो वाटर है, यहाँ पे देखिए लिखा है, वाटर एज इट मूव्स इनटू द रूट्स मेक्स अ कॉलम ऑफ वाटर and moves upward, but this pressure is not enough for the heights of the plants, for the heights of the plant, so that plants take up water through suction pressure created by roots, created in roots by transpiration। तो जो मैकेनिज्म डेवलप किया ना प्लांट्स ने, वो ये किया कि जो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा था, जो वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन से हो रहा था, वो सक्शन जो प्रेशर है वो क्रिएट कर दे रहा था रूट्स में, जिसके कारण जो है बड़ी बड़ी टॉल ट्रीज में भी वाटर ऊपर तक पहुंच जा रहा था, हर पार्ट को भी वाटर ये मिल रहा था। तो ये जहाँ ट्रांसपिरेशन की हमने पहले भी इसकी बात करी थी, तो यही वो है जहाँ पे हमने जाइलम का नाम लिया था, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन का एक और काम क्या है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर का रेगुलेशन में भी जो है ट्रांसपिरेशन अपना योगदान देता है, ठीक है। At night, root pressure is more important, while during the day, transpiration pull comes into action। अब ये क्यों बोला भाई, किसके एक्शन की बात हुई, कहाँ का कैमरा एक्शन हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब नाइट टाइम है तो ड्यूरिंग नाइट क्या होता है कि जो स्टोमेटा है, जो स्टोमेटल ओपनिंग हमने देखी थी ना, तो नाइट टाइम पे ये कैसा रहता है, क्लोज रहता है।
अब स्टोमेटा से ही तो जो वाटर है उसका लॉस होता है ना। लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उससे वाटर लॉस होता है। तो जब ये स्टोमेटा नाइट में क्लोज है तब तो कोई सक्शन प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाएगा। वो सक्शन प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता है तो ये जो रूट का प्रेशर था ना, ये वाला, ये ऊपर वाला जो हमने देखा, ये जो होता है ये मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब डे टाइम पे जब ट्रांसपिरेशन होता है तब ये सक्शन प्रेशर से जो है ये अपने एक्शन में आता है और फिर इसके थ्रू जो है वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, नाउ कम्स द फ्लोएम। ओके, फ्लोएम, फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, फ फॉर फूड। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस है उसको क्या कहते हैं हम? फूड कहते हैं। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस से फूड ही तो बनता है एज अ प्रोडक्ट जो कि सॉल्युबल होता है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलोकेशन। अच्छा, हमने 3 वर्ड्स ऐसे ऐसे पढ़ लिए शुरू से। एक तो क्या, एक पढ़ लिया हमने ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एक पढ़ लिया हमने ट्रांसपिरेशन, फिर इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इन तीनों वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। याद कर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या था? वाटर का लॉस था। ट्रांसपोर्ट क्या था? सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट था। और ट्रांसलोकेशन क्या था? थ्रू विच द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट अकर्स इन वैस्कुलर टिश्यू। अच्छा, ब्लड भी एक वैस्कुलर टिश्यू था, फ्लोएम भी एक वैस्कुलर टिश्यू है, लेकिन ब्लड किस में था? वैस्कुलर टिश्यू। जो ब्लड था वो हमारे ह्यूमंस में जो था वो वैस्कुलर टिश्यू था। और जो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या बोलते हैं? अच्छा, आपके पास ब्लड है तो हमारे पास भी जाइलम फ्लोएम है। आपके पास ब्लड है तो हमारे पास भी जाइलम फ्लोएम है, जो कि एज अ वैस्कुलर टिश्यू काम करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब इसकी शक्तियों पे बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ फूड को नहीं ट्रांसपोर्ट कराता है, ये अमीनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट कराता है और बाकी सब्सटेंसेस भी हैं लाइक हार्मोन्स एंड अदर्स, ये भी जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करा सकता है। ठीक है, next comes what? The translocation takes place in sieve tube cells with the help of adjacent companion cells in both direction. अच्छा, यहाँ पे हमने जाइलम के जब 4 कंपोनेंट देखे थे तब हमने क्या क्या देखा था? वेसल्स, ट्रकीज, पैरेन्काइमा और फाइबर्स देखे थे ना। ऐसे ही फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट है। पहला तो है सीव ट्यूब सेल्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है उसमें भी पैरेन्काइमा और चौथा है क्या? तीसरा है पैरेन्काइमा और चौथा है फाइबर्स। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें से भी अभी 2 के बारे में बात हुई है, बाकी 2 के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी, क्लास 11th में। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यूटिलाइजेस एनर्जी यूटिलाइज करके ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है, एक और बड़ी बात कि जो जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो डेड होते हैं, लेकिन जो फ्लोएम होती है वो लिविंग होती है। अब लिविंग होती है इसलिए इसको एनर्जी का जो ट्रांसलोकेट करने में है, एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये मैकेनिज्म बनाया है, इसको हम ध्यान से देखेंगे कैसे जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का वो होता है। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अब जाइलम के एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम में तो ऐसा कुछ नहीं था। एक्टिवली मतलब एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फ्लोएम में ये चीज होती है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो क्या होगा कि सोर्स की बात कर लिए। सोर्स को हम प्राइमरी लीफ सेल ही मानते हैं, या आपको याद है ना कि सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स वो भी जगह भी हो सकती है जहाँ पे इसकी स्टोरेज होती है, फूड की स्टोरेज होती है, वहां से भी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो बात करते हैं सोर्स से। सोर्स में क्या होता है कि जो फूड है उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, फूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस सोर्स से जो है यहाँ पे फूड जब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे
जो प्रेशर डिफरेंस है, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से फूड जो ज़्यादा था वो ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ, फ्लोएम में। तो यहाँ पे इसका प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया ना। यहाँ पे जो इस डिफरेंस के कारण जो है इसको इक्वलाइज करने के लिए जाइलम से जो है वाटर इधर पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला स्टेप था ना, ये कैसा था, ये एक एक्टिव प्रोसेस था। ये लोडिंग हो रही थी जो कि एनर्जी के उससे हो रही थी। अब हम बोलेंगे यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे भी हो सकता था, मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी तो यूज़ करने का कहीं सेंस बच ही नहीं रहा था। हाँ, इनिशियली ये हो जाता, लेकिन जब इन दोनों की जो है एक ही कंसंट्रेशन पे आ जाते तब कैसे ट्रांसपोर्ट होता, तब तो फिर हमें एनर्जी का यूज़ करना ही पड़ता ना। तब इसलिए ये जो लोडिंग है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फूड की लोडिंग हो गई, जहाँ से ज़्यादा था वहाँ से लोडिंग हो गई, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया, जिसको इक्वलाइज या फिर डिमिनिश करने के लिए जो जाइलम से है वो वाटर आया, जो कि सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या हुआ कि ऊपर तो देखो, ऊपर जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन नीचे जहाँ पे कंसंट्रेशन फूड की कम है, यहाँ पे जो है प्रेशर डिफरेंस कम है। तो हाई प्रेशर डिफरेंस से लो प्रेशर डिफरेंस पे ये पूरी जो कॉलम है ना, ये पूरा मूव करेगा नीचे। ठीक है, जब लोअर प्रेशर डिफरेंस की तरफ मूव करेगा तब ये जो जहाँ पे फूड ज़्यादा था वहाँ से सिंक पे, मतलब जहाँ पे फूड की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये ट्रांसपोर्ट हो गया यहाँ पे फूड, तो इसको जो सेल्स है जहाँ पे ज़रूरत थी उनने इनटेक कर लिया। अब तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस उतना नहीं रहा, तो ये जो वाटर हमारे पास पहले आया था ये अपनी जगह पे वापस चले गया। क्या, देखो भैया अभी तो हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्यों रहे, तो वाटर भी फिर अपने अपने जगह पे चला जाता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि फूड की जो है लोडिंग हुई। ठीक है, फूड की लोडिंग हुई। दूसरा स्टेप क्या था, वाटर का आना फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ फूड का मूव होना, पहुँचना मिनरल्स। चौथा स्टेप क्या है, अनलोडिंग होना, मतलब फूड जहाँ से उस सेल में जाना जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और पांचवा स्टेप क्या है, वाटर का वापस चले जाना। तो ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में आखिरी में दी हुई है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था हमारा प्लांट्स का, उसके लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, यहाँ पे क्या खत्म होता है हमारा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का दी एंड हो जाता है। ठीक है बच्चों।